अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 14 मई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम 14 मई के करंट अफेयर पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे सभी स्टूडेंट के बहुत सही आंसर आए हैं। हम एंड में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन यहां पर पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं जिनका कमेंट आज के सेशन में आपको करना है। वर्ल्ड गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं और किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 को हाल ही में जारी किया गया था? तो 3 क्वेश्चन मिड वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हो सकता है और क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाए। चलिए 14 मई के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। प्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार सुरजीत पातर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो देखिए पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए कि सुरजीत पातर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस भाषा के साहित्यकार थे? तो पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कला या फिर साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन है ये? सुरजीत पातर। कंफर्म, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं। पंजाब के बहुत ही फेमस कवि और एक साहित्यकार या लेखक है। 79 वर्ष की आयु में हाल ही में लंबी बीमारी के बाद सुरजीत पातर का निधन हो गया। 2012 में साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, काफी सारे अवार्ड हैं इनके नाम। हमने तो केवल पद्मश्री से हमारा क्वेश्चन था तो सबसे पहले इसे ले लिया, लेकिन अदर अवार्ड की बात करें तो देखिए पंजाब से हैं, ये चीज आपको पता चल जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है इन्हें 1993 में। इनकी एक हनेरे विच सुलघड़ी वर्णमाला के लिए, ठीक है, इनका साहित्य पंजाबी लैंग्वेज में तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर ठीक है, 1993 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी 2009 में इन्हें दिया जा चुका है। और पद्मश्री जिसकी अभी हमने बात की, साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, सुरजीत सिंह पातर हाल ही में निधन हो गया है, पंजाबी साहित्यकार है। सेकंड क्वेश्चन पर आए। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो इफको, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इफको के हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिलीप संघानी। इफको एक यूरिया उत्पादन करने वाली कंपनी है, इफको के नाम से जानी जाती है, यूरिया उत्पादित करने वाली कंपनी है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। यहां पर इस चीज को याद रखिएगा कि ये दूसरी बार अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए। इनकी पहली बार नियुक्ति 2022 में इफको के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। तो दिलीप संघानी एक बार फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में इफको के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की एक सहकारिता क्षेत्र की उर्वरक उत्पादित करने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप संघानी दूसरी बार, और इफको के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बलवीर सिंह को। दोनों को याद रखिए, स्पेशली अध्यक्ष याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, पर रख सकते हैं तो दोनों को याद रख लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि इफको से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। डन। अब आ जाते हैं आप सभी के लिए आज के लिए ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आज आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है ओनली 79 रुपीज में। ऑफर ऑफ द डे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप अगर लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोर्स में आपको 30+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, 18+ नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी और आपको 10 टेस्ट भी कोर्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन में।
आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके ओनली 79 रुपीज में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए इंट्रो वीडियो जैसा कि हर कोर्स में रहता है, तो आपको इंट्रो वीडियो भी मिल जाएगा जहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको इस कोर्स में पर्टिकुलर क्या क्या पढ़ाया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर भी आपको कोर्स के अंदर ही अवेलेबल है। ओके, आप यहां से ही देख सकते हैं डेमो और फिर आप परचेस कर सकते हैं। डन। तो यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है आपके लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस में, आपके लिए ऑफर ऑफ द डे है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कम समय के लिए ये आपके लिए वैलिड रहता है। ओनली अगर हम इसे देखने जाते हैं तो 24 आवर्स के लिए ही आपके लिए वैलिड रहता है। तो आप जल्दी ज्वाइन करें, जितना जल्दी हो सके। 79 रुपीज इसकी प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार फतह किया। कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है? तो कामी रीता शेरपा की बात करें तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अधिकतर लोग कहां से होते हैं, पता है? नेपाल से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। तो कामी रीता शेरपा जिन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, नेपाल के रहने वाले। यहां पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, यह है शेरपा जी। तो मई 2024 में नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार फतह किया। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को सबसे ज्यादा बार फतह करने का इन्हीं का रिकॉर्ड था। 28 बार इन्होंने फतह किया था। अब 29वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतम चढ़ाई की है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 29वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। ठीक है ना, 29 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया है किसके नाम? कामी रीता शेरपा। पहले भी इन्हीं के नाम था, 28वीं बार या 28 बार सबसे ज्यादा बार यही चढ़े थे, अब 29 बार चढ़े। डन। एवरेस्ट मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली नेपाल में। 54 वर्ष की इनकी एज है और लास्ट ईयर ये 2 बार एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में देखने को मिलेगी महान हिमालय पर, है ना। हिमालय का डिवीजन करें तो महान हिमालय पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऑलमोस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑलमोस्ट इसलिए कहा है मैंने क्योंकि कहीं कहीं हमें 8,850 भी देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नवीन वलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत माइनर सी पर बढ़ती जा रही है। इसलिए आपको ये डेटा अलग अलग हर जगह मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट मैंने कह दिया 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट महान हिमालय पर, नेपाल देश में। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और चाइना में क्यूमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। ओके। हाल ही में पश्चिमी घाट में कट्टुपुवम कुरुनिल्ला, थोड़ा सा अलग नाम है क्योंकि है ना, जो हमारा वेस्टर्न घाट है उस एरिया का स्थानीय नाम है। क्या है? कट्टुपुवम कुरुनिल्ला नामक एक प्रजाति की खोज की गई है वेस्टर्न घाट में। ये किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति है वृक्ष की। ठीक है ना, वृक्ष की एक प्रजाति है कट्टुपुवम कुरुनिल्ला। 140 साल पहले ये आखिरी बार देखी गई थी और अब इसे एक बार फिर से खोजा गया है पश्चिमी घाट में। किसकी प्रजाति है? वृक्ष की प्रजाति। छोटे छोटे वृक्ष जिन पर बहुत ही शानदार फूल खिलते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट के वागामोन पहाड़ियों के गैर संरक्षित क्षेत्र में 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा, इसका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे कट्टुपुवम कुरुनिल्ला के नाम से जाना जाता है। 140 वर्षों के बाद इस प्रजाति की खोज की गई है। 140 साल से ज्यादा पुरानी प्रजाति है, लेकिन बहुत ही गहराई वाले जंगलों में वेस्टर्न घाट पर अब इन्हें खोजा गया। विशेषता देखने जाते हैं तो इसके जो पेड़ है या छोटे छोटे जो पौधे हैं वो 2 से 5 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, इनकी जो पत्तियां है वो कपास के जैसी या कपास के जो बाल होते हैं ना वैसी दिखाई देगी आपको। और इसके अलावा इनके जो फूल है वो अक्टूबर से जनवरी के मध्य में खिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अभी हमने इमेज देखी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कट्टुपुवम कुरुनिल्ला, जिसकी हाल ही में खोज की गई है वेस्टर्न घाट पर, वृक्ष की एक प्रजाति है। आगे बढ़ेंगे।
यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जिसे यूएनएफएफ के नाम से जाना जाता है, इसका 19वां सेशन या 19वां सत्र आयोजित किया गया है हाल ही में न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में मई 2024 में इसका सत्र आयोजित किया गया। नाम से हमको समझ में आ जाएगा, ग्लोबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन ही इसलिए किया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, कंजर्वेशन, जो फॉरेस्ट है उसके कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके, और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके फॉरेस्ट को लेकर। भारत ने भी हाल ही में इस विषय पर इस फोरम में चर्चा की और भारत ने अपने बारे में भी थोड़ा बताया है कि पिछले 15 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हुई है और वैश्विक स्तर पर भारत 2010 से लेकर 2020 के बीच में औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। तो इंडिया ने जो रिप्रेजेंटेटर थे, इंडिया के जो डेलीगेशन ग्रुप भेजा गया था, उसने बताया कि भारत में भी लगातार जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में काम किया जा रहा है, फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में मई 2024 में। ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2000 में। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने इसकी स्थापना की थी, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करने वाली ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। ठीक है, आगे आते हैं। चर्चित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम भारत और किस देश की सीमा पर चलाया जा रहा है? तो देखिए, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र की योजना। ये चलाई जा रही है भारत के उन राज्यों में जो कि चीनी सीमा से लगते हैं, जो चाइना की सीमा से लगते हैं। अब किया क्या जाने वाला इसके तहत? तो देखिए, चीन से लगे हुए जो क्षेत्र वहां पर देखिए थोड़ा सा हमको सिक्योरिटी बहुत जरूरी, क्योंकि चाइना आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दे रहा है, कभी उत्तराखंड को, कभी लद्दाख के क्षेत्र को। तो ऐसे केस में इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बेसिक नीड हो जाती है इंडिया की। इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए ताकि हमारे जो सैनिक है, जो हमारे सैनिकों के वाहन हैं, हथियार हैं, है ना, सैन्य जो उपकरण है, वो फटाफट युद्ध की स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में चीनी सीमा तक भेजे जा सके, सारे बाउंड्री एरिया में, चीन और भारत में। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो भारत और चीन की सीमा पर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है भारत के एरिया में। अब आप सभी जानते हैं 4 इंडियन स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि चीन से सीमा साझा करती है। तो वहां पर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है उसने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन 3 राज्यों में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। तो हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सुर्खियों में। ठीक है, बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी, मंजूरी दी गई है 15 फरवरी 2023 को, लास्ट ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 4 भारतीय राज्य और एक यूटी इसके प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक लागू की गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 हो गए भारतीय स्टेट और एक हो गई यूटी लद्दाख। इन क्षेत्रों में सीमा से लगे हुए जितने भी गांव हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस योजना का मुख्य उद्देश्य, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। तो भारत और चीन की सीमा पर यह चलाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो देखिए ये लद्दाख, हो सकता है नाम ना दिखे तो मैं यही बता देता हूँ, ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, इधर से ये बीच में सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब किससे टच हो रहे? चाइना से। इन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों में, गांवों में, भारतीय सीमा के अंदर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2023 से। इदाशीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई? तो इदाशीशा नोंगरांग
पहली महिला डीजीपी बनी है पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में? आंसर ए हो जाएगा। इदाशीशा नोगरांग की बात करें तो ये एक आईपीएस अधिकारी है जिन्हें मेघालय का हाल ही में नया डीजीपी नियुक्त किया गया है और इस तरह से ये पहली डीजीपी बनी है किसकी? मेघालय राज्य की। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? तो ये बनी है इदाशीशा नोगरांग, राज्य की पहली महिला डीजीपी। ओके, ये 1992 बैच की एक आईपीएस अधिकारी है। इनके पहले मेघालय के डीजीपी के पद पर LR विश्नोई थे। इनके इस पद से हटने के बाद अब मेघालय में नई डीजीपी बनी इदाशीशा नोगरांग, जो कि मेघालय की पहली महिला डीजीपी। थोड़ा सा अगर हम मेघालय की बात करें मैप पर तो हमें पता चलेगा कि पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय एक ही भारतीय राज्य से सीमा बनाता है और यह भारतीय राज्य असम, देखो घिसा हुआ है असम से, और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, यह है बांग्लादेश। इधर बांग्लादेश इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है मेघालय बांग्लादेश से, और स्टेट जो इंडियन जिससे सीमा साझा करता है तो यह है असम, एकमात्र इंडियन स्टेट जिससे मेघालय सीमा बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। फागू चौहान मेघालय के गवर्नर के पद पर है और कोनराड संगमा मेघालय के सीएम के पद पर है। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में जिम एडरसन ने टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा की है। जिम एडरसन किस देश के खिलाड़ी है? तो जिम एडरसन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जिम एडरसन। इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की। इस साल जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले हैं और इंटरनेशनल करियर इनका हो जाएगा खत्म। तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के। 2003 में इंग्लैंड में इन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी अपना, और इंग्लैंड के लिए 194 वनडे खेले हैं। 19 T20 के साथ 187 टेस्ट मैच भी इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज है कौन? जिम एडरसन। ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न 708 विकेट ले चुके। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट ले चुके, तो उनसे तो पीछे ही है ये। लेकिन तेज गेंदबाज जिन्होंने 700 विकेट पूरे किए हैं वर्ल्ड में, ये है जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन, अगर मैंने जिन एडरसन बोला हो तो ये जेम्स एडरसन कहाँ के खिलाड़ी है? तेज गेंदबाज के रूप में पहले ऐसे तेज गेंदबाज जिन्होंने अपने 700 विकेट पूरे किए। और ऑल ओवर देखे तो तीसरे गेंदबाज जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं। पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन और दूसरे पर है शेन वॉर्न। डन, ठीक है। 77th कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू होगा। यह आयोजित किया जाता है फ्रांस के शहर कांस में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कांस फिल्म फेस्टिवल। इस बार ये 77th एडिशन, ठीक है ना। तो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 14 से लेकर 25 मई तक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। आज शुरू होगा। फेस्टिवल में देखिए भारत की ओर से भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। ये क्या है? तो भारत पर्व के दौरान वर्ल्ड के देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको ये बताना कि भारत में मूवीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो भारत के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है फिल्म उद्योग क्षेत्र को लेकर, उनके बारे में रूबरू करवाने के लिए भारत पर्व का या फेस्टिवल का आयोजन किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल। इसी फिल्म फेस्टिवल में देखिए भारत की हिंदी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 30 साल बाद सबसे बड़े अवार्ड पॉल्मे डी ओर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। मिला नहीं है, पर 30 साल के बाद भारत की कोई हिंदी फिल्म इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, जो कि पायल कपाड़िया की फिल्म। यहां पर आप पोस्टर देखेंगे तो ऑल वी इमेजिन एस लाइट, पायल कपाड़िया की फिल्म, इसे नॉमिनेट किया गया है पॉल्मे डी ओर अवार्ड के लिए 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस। ओके, फ्रांस में इसकी शुरुआत, फिल्म फेस्टिवल है, फ्रांस में शुरुआत की गई थी 1946 में। ऐश्वर्या राय भारत की ओर से बहुत रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, बहुत सालों से वो जारी है। तो 1946 से कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आसियान इंडिया ट्रेड इन
गुड्स एग्रीमेंट समिति की चौथी बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कमेटी की जो चौथी बैठक है उसका आयोजन किया गया है हाल ही में मलेशिया में। आंसर सी। इंडिया और आसियान के जितने भी मेंबर कंट्री है वो सभी यहां पर इकट्ठा हुई है। कहां पर? मलेशिया के पुत्रजया। उद्देश्य क्या है? तो भारत और आसियान देश, जो 10 आसियान देश हैं, उनके प्रतिनिधियों के मध्य में, रिप्रेजेंटेटिव के मध्य में यहां पर चर्चा हुई और भारत और आसियान देशों के मध्य में व्यापार को सुगम बनाना, व्यापार को इजी बनाना, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। चर्चा की गई है भारत और आसियान देशों के रिप्रेजेंटेटर के मध्य में कि भाई इंडिया और आसियान देशों के मध्य में कैसे बिजनेस को और स्मूथ किया जा सकता है, कैसे सिंपल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यही इस बैठक का उद्देश्य था। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कमेटी की चौथी बैठक थी। आयोजन किया गया है मलेशिया के पर्टिकुलर प्लेस पुत्रजया में। लेकिन हमसे देश पूछा जाएगा तो ये कौन है? मलेशिया। डन। तो यहां पर 14 मई के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो जाते हैं। आसियान के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ओके, वैसे आसियान में मेंबर्स बढ़ गए, यहां पर 10 मेंशन किए गए, लेकिन आपको पता है आसियान में मेंबर बढ़ गए, है ना? जल्दी से बताना कि आसियान में कितने मेंबर है वर्तमान में। और सबसे लेटेस्ट जो आसियान में मेंबर, काफी बार बता चुका हूं मैं, तो आसियान में जो सबसे लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है वो कौन सा है और टोटल आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें पार्टिसिपेट 10 देशों ने किया है, लेकिन नया सदस्य देश कौन जुड़ा और वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट डे रिवीजन पर। जो लास्ट डे हमने डिटेल में समझा था उसको यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत और फ्रांस की सेना के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस की सेना के मध्य में सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन मेघालय राज्य में किया जा रहा है, मेघालय के उमरोई में, है ना? कल पढ़ा था हमने। इसके बाद दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का जेवलिन थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया? तो ये जेवलिन थ्रो है 88.36 मीटर का। मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के नए पीएम नियुक्त किए गए या फिर दोबारा पीएम नियुक्त किए गए? तो ये रशिया के पीएम नियुक्त किए गए हैं। मिखाइल मिशुस्तिन दूसरी बार पीएम बने हैं रशिया में। हाल ही में कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया। इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? तो यह दिया गया था 2019 में। अफ्रीकी देश चाड के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो मोहम्मद इदरिस डेबी अफ्रीकी देश चाड के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। चर्चित फुट रॉट रोग या डिसीज चावल की किस वैरायटी से संबंधित है? तो ये बासमती चावल से संबंधित है। फुट रॉट डिसीज चावल में होने वाली डिसीज है, ये याद रखिएगा स्पेशली। चर्चा में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक है? तो ये यमुना की सहायक है। उसका अधिकतर बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। हाल ही में 2 दशक बाद सौर तूफान पृथ्वी से टकराया है। सौर तूफान जब पृथ्वी से टकराता है तो निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन से संभावित खतरे पड़ते हैं? तो आपको पता है जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं, पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवी तरंगें उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवी किरणें उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी इफेक्ट हैं सौर तूफान के, सोलर स्टॉर्म के। ओके, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में। लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में भारत ने किस नाम से प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया? तो यह प्रदर्शनी थी इंडिया की स्वदेशी नाम से। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखे थे। ले लें आंसर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में जो अपराधी गतिविधि है उन पर नजर रखने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 की शुरुआत की थी या इसे लॉन्च किया था। नेपाल देश ने अपनी टूरिज्म कैपिटल पोखरा को बनाया है।
ठीक है। और सौर मंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नॉक्टिस मॉन्स की खोज की गई? तो ये मार्स ग्रह पर खोजी गई है, मंगल पर खोजी गया है, मंगल पर खोजा गया ज्वालामुखी है नॉक्टिस मॉन्स। ओके, ये क्वेश्चन थे हमारे कल के सेशन के, जो क्वेश्चन ऑफ द डे में थे। आंसर बिल्कुल सही आए सभी स्टूडेंट के। एक स्टूडेंट का यहाँ पर एक क्वेरी आई थी, कुछ पूछना चाह रहे थे, मोहम्मद रिजवान है ये। इनका कहना है सर रेलवे के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है रेलवे की किसी भी एग्जाम में? तो देखिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि कोई भी एग्जाम हो, 1 साल का करंट अफेयर, 1 ईयर का करंट अफेयर आपको लेके चलना है। अगर जुलाई में एग्जाम हो रही है 2024 में, तो लास्ट 2023 के जुलाई से 2024 के जुलाई तक। ओके, 15 दिन छोड़ देना लास्ट के, इतना कर सकते हो। आपको इतनी, जैसे 15 जुलाई को एग्जाम है, तो आप जुलाई का करंट अफेयर वो 15 दिन का छोड़ दो, बाकी फिर 1 साल का प्रिपेयर कर लो। और सेंट्रल के एग्जाम में स्पेशली अगर आप 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार करके जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल के एग्जाम में एसएससी वगैरह में 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इतना तो किसी भी स्टेट में भी आप कोशिश करो कि 1.5 साल का करंट अफेयर आप प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करे बिना मत जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।